हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए सेशन में। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी की जो बुक एम लक्ष्मीकांत है उसके चैप्टर नंबर 26 यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट से, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम्स में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं या कितने जज हैं प्रेजेंट में, उनको अपॉइंट कौन करता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कि जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि एस्टेब्लिश किया है एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट। यानी कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनकी जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। जबकि इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक इंटीग्रेटेड है, मतलब इंटीग्रेटेड क्या है कि सबसे टॉप पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बिलो कौन है, हाई कोर्ट, और उसके बिलो कौन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये एक हायरार्की है हमारे यहाँ इंडिया के कोर्ट्स में। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये स्टेट लेवल पे होता है और देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स। अब ये कहाँ पर है, स्टेट्स में। यानी कि स्टेट का जो टॉप कोर्ट कौन सा होता है वो हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर और भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं वो रहते हैं। ये एक जो सिंगल सिस्टम है यानी हमारे यहाँ इंडिया में कोर्ट्स का, ये अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ याद रखने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक सिंगल सिस्टम है जो कोर्ट का, वो किस एक्ट के द्वारा लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये जो सिस्टम है वो लिया गया है। एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल एज वेल एज दी स्टेट्स लॉ। तो यही जो एक सिंगल सिस्टम है ये दोनों ही कानून को, यानी कि जो लॉ सेंटर के द्वारा बनाए गए हैं और दूसरी तरफ अगर स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, तो उन दोनों को कौन डील करेगा, ये सिंगल सिस्टम जो है कोर्ट का वो डील करेगा। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सेंटर के लॉ किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा डील किए जाते हो जबकि स्टेट के लॉ जो है वो किसी अन्य कोर्ट के द्वारा। हमारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जबकि यूएसए में बात करें तो ऑन द अदर हैंड the federal law are enforced by the federal judiciary and the state law are enforced by the state judiciary। तो यूएसए में क्या है, यदि यहाँ का फेडरल लॉ है तो वो जो फेडरल जुडिशरी है उसके द्वारा डील किए जाते हैं। जबकि अगर कोई राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है तो वो राज्य की जुडिशरी उसको एनफोर्स करती है। तो वहां पर देखें तो एक ज्यूरिडिक्शन के स्टेट के हिसाब से उनको बांटा गया है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया का एक कॉमन हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, वो दोनों ही स्टेट के और सेंटर दोनों के लॉ को जो है वो डील करेगी। There is thus a double system of courts in the USA, one for the center and other for the states। तो ये जो अमेरिका में एक डबल सिस्टम है, एक स्टेट के लिए एक सेंटर के लिए। To sum up, India, although a federal country like the USA, has a unified judiciary and one system of fundamental law of justice। यानी कि हमारे इंडिया में भी क्या है, इंडिया एक फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में किया गया है, स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में। तो दोनों को अपनी अपनी पावर दी गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या है कि जुडिशरी जो है वो एक ही है, मतलब उनके लिए कोई अलग नहीं है। सेंटर और स्टेट के जो लॉ हैं वो एक ही जुडिशरी सिस्टम के द्वारा उनको डील किया जाएगा। नेक्स्ट है द फंडामेंटल सुप्रीम को द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। यानी कि हमारे यहाँ का इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इसको कब उद्घाटन किया गया था, इसको कब इनॉग्रेट किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को है वो सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था। अब ये जो है वो हमारे यहाँ जो पहले फेडरल कोर्ट होता था इंडिया को उसको सक्सीड कर देता है। पहले फेडरल कोर्ट था, अब उसकी जगह पे क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। और जो फेडरल कोर्ट वो स्टैब्लिश किए गए थे किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इनको बनाया गया था। हाउएवर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स। यानी कि अब हम जो बात करें कि एक जो पहले हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट था और एक अब जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इनके ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है और ज्यादा एक एरिया बड़ा ज्यूरिडिक्शन का है जो पहले का था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है हैज रिप्लेस द ब्रिटिश प्राइवेट काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। यानी कि क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का 1935 का ये अधिनियम था, इसके अंतर्गत जो फेडरल कोर्ट्स बनाई गई थी। अब इन फेडरल कोर्ट ये केसों की सुनवाई तो करती थी, लेकिन इनके ऊपर भी एक काउंसिल हुआ करती थी जिसका नाम था प्राइवेट काउंसिल।
अब क्या है कि कोई भी पर्सन जो इनके जजमेंट से असंतुष्ट है, वो यहाँ पर अपील कर सकता था। तो यानी कि कह सकते हैं कि इनके ऊपर एक ऐसी बॉडी है जो इनके जजमेंट मतलब फेडरल कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट है, उनके अगेंस्ट जो भी अपील है उनकी सुनवाई करेगी। तो फाइनल अथॉरिटी कौन हुई? प्राइवी काउंसिल। लेकिन अगर अब देखें हम, तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फाइनल है। इसके ऊपर कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो सुप्रीम जो कोर्ट है उनके जजमेंट के अगेंस्ट भी जाकर कोई अपील कर सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, जो अपना जजमेंट दे दिया, वो फाइनल है। आर्टिकल नंबर 124 to 147 in Part 5 of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, power, procedure, and so on of the Supreme Court. The Parliament is also authorized to regulate them. यानी कि आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक संविधान के भाग 5 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे किया जाएगा, उसकी निष्पक्षता, उसका एक न्यायिक क्षेत्र, कौन-कौन सी उसको पावर्स दी गई हैं, क्या एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और प्रक्रिया किससे रिलेटेड है कि कैसे जजों को नियुक्त करना है और कैसे उनको हटाना है। तो इन सभी के से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। और फाइनल जो पावर दी गई है वो दी गई है पार्लियामेंट को। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को क्या रेगुलेट करेगी। अब वो कैसे रेगुलेट करती है उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि जो कंपोजिशन कितने इसमें जजेस हैं और उनको कौन अपॉइंट करता है। तो अभी प्रेजेंट में द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट 34 जजेस, यानी कि 34 जज हैं और 34 जजों में से एक तो कौन हो गया, चीफ जस्टिस, और 33 अदर जजेस, यानी कि 1 + 33 आपको याद रखना है। ठीक है। 2019 में सेंटर नोटिफाई एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम 31 to 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि 2019 में 3 जज और बढ़ाए गए थे, तब ये नंबर जो बढ़कर कितना हो जाता है, 33 + 1 का। ठीक है। द फॉलोड दिस फॉलोड द एनैक्टमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज्ड दिस नंबर ऑफ अदर जज प्रोग्रेसिवली टू 10 in 1956, 13। अब इसमें देखो समझो यहाँ क्या है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि 1950 में यानी कि 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तब टोटल जज थे 8, और 8 कैसे जज थे, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 7 जो है वो अदर जजेस थे। ये कब की बात है, 1950 की। ठीक है। अब बात शुरू होती है 1956 पे। 1956 में ये जो संख्या है वो बढ़कर हो गई 10, 10 या 10 हो गई थी, यानी कि 3 जो जज थे, यहाँ पर रखेंगे हम ऐसे 11, टोटल नंबर हो गए थे 11। 11 में कैसे कि 1 तो चीफ जस्टिस हो गए और 3 अदर जज जो है वो जोड़े गए थे, और ये कब जोड़े गए थे, 1956 में। ठीक है। अब 1956 के बाद बात करें अगर हम 1960 में, 1960 में अगेन 3 जजों को जोड़ा गया था। फिर ये संख्या है वो कितनी हो जाती है, 13 जजों की, क्योंकि चीफ जस्टिस तो एक रहे नहीं है। ठीक है, पहले भी थे अभी थे। हम केवल जो इंक्रीजमेंट जो होता है वो जजों के नंबरों में होता है। तो 1960 में 3 जज बढ़ के 13 हो गए। अगेन फिर बात करें तो 1977 में 3 जज जोड़े गए थे, 4 तो ये जो संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई थी 1970 में, 17 जजों की। फिर अगेन 1986 में कितने जज जोड़े गए थे, 8 जज जोड़े गए थे, और जब ये 8 जज जुड़ जाते हैं तो संख्या हो जाती है 25। फिर अगेन 1986 में, फिर 2009 में फिर से कितने जज जोड़े गए थे, 5। ये संख्या जो हो जाती है कितनी, 30। ठीक है। अब अगेन 2009 के बाद 2019 में 3 जज जोड़े गए थे, और 3 जज जुड़ने के बाद ये संख्या कितनी हो जाती है, 33। तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 33 + 1। यहाँ पे लिखता हूँ 33 + 1। तो आपको इस तरीके से इस टेबल को याद रखना है कि सबसे पहले 3 जज जोड़े गए थे, उसके बाद 4, उसके बाद 8, फिर 5, फिर 3। तो इस तरीके से अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 33 जज हैं और 1 चीफ जस्टिस, यानी कि 34 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब वहीं इनकी बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, इनको जजों को अपॉइंट कौन करता है। तो आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल 134 बताता है कि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको अपॉइंट किया जाए किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा।
अब जो चीफ जस्टिस हैं इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्स नेसेसरी। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा तो उनको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो अन्य जजेस हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करेंगे। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्स नेसेसरी। यानी कि अब जो अभी तो हमने देखा कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। अदर जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही उनको अपॉइंट किया जाता है। द जजेस द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड, नहीं यहाँ पे, the other judges are appointed by president after consultation with the chief justice and such other judges of the supreme court and the high court as deemed necessary. The consultation with the chief justice is obligatory in the case of appointment of judge other than the chief justice. अब यहाँ पर देखो दो वर्ड आते हैं, एक तो obligatory और दूसरा है other। अब चीफ जस्टिस से अन्य जो जज हैं उनको अगर अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट जरूर करेंगे। ये एक ऑब्लिगेटरी है, मतलब एक अनिवार्य है कि प्रेसिडेंट अकेले अपनी मर्जी से उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते, उन्हें क्या है कि चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अदर जजेस को वो अपॉइंट करेंगे। अब कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू होती है, कंट्रोवर्सी चालू होती है ये वर्ड जो है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन अब इसके क्या है कि इसके अलग अलग मीनिंग जो है वो समझे गए हैं अलग अलग जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अलग अलग, मतलब जितनी बार जजमेंट दिया है वो 3 बार, तीनों बार इनकी जो मीनिंग्स हैं उनमें चेंज कर दिया है। तो समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में जो वर्ड कंटेंस जो कंसल्टेशन है वो बताया है। अब कैसे क्या कि पहला जो जज केस था, फर्स्ट जज केस 1982, यानी कि 1982 में सबसे पहला केस आया था और इसी को नाम दिया गया फर्स्ट जज केस। कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन डज नॉट मीन द कंकरेंस एंड इट्स ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया था कि कंसल्टेशन जो वर्ड है उस कंसल्टेशन, सॉरी, इस कंसल्टेशन जो वर्ड है उसका मतलब ये नहीं है आपकी सहमति। कंसल्टेशन वर्ड का मतलब है कि जो व्यूज हैं उनको एक्सचेंज, मतलब अपनी जो बात है अपनी बातों का आदान प्रदान करना, मतलब दूसरों के साथ सलाह मशवरा करना, इसका मतलब केवल इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने तुमसे कंसल्ट किया तो जो आपने मुझे अपनी बात बताई है मैं उसको मानूं। मेरा काम था आपसे पूछने का, आपने जो बताया अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज को मानूं या ना मानूं। यहाँ पर पहले जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ठीक है। बट इन दी सेकंड जज केस 1993 द कोर्ट रिवर्स इट अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू द कॉन्फ्रेंस। यानी कि पहले जज के केस में क्या कहा था, यहाँ पर केवल मतलब है एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, कि कंसल्टेशन का मतलब केवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। जबकि दूसरा जज केस आया था 1993 में, उसमें यहाँ बदल दिया इसका मीनिंग और यहाँ पर कर दिया कॉन्करेंस, यानी कि जो आपने मुझसे पूछा और मैंने बताया वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। हेंस इट्स रूल दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करने के संबंध में यदि प्रेसिडेंट जो है वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं तो जो भी सलाह दी जाएगी वो उन प्रेसिडेंट जो है उसको मानेंगे। लेकिन एक शर्त इसके साथ में रख दी थी, क्या शर्त, कि बट द चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। यानी कि जो चीफ जस्टिस अपनी सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, वो ऐसा नहीं केवल चीफ जस्टिस की ही सलाह होगी, कि वो अपने 2 सबसे सीनियर मोस्ट कलीग जो होंगे, सहपाठी जो होंगे, जजेस जो होंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट को कोई भी जवाब वो है देंगे। ऐसा ही सिमिलरली इन थर्ड जज केस 1998 में द कोर्ट ओपिनियन दैट द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अपॉइंटेड टू बी adopted by the chief justice of India require consultation of the plurality judges। यानी कि तीसरे जज केस में अलग आगे ये कहा कि चीफ जस्टिस जो सलाह देंगे,
प्रेसिडेंट को, वो ऐसा नहीं है केवल एक पर्सन ने के दिए, जो 2 पर्सन्स अलग जजों से, मतलब 2 अलग जजों से वो सलाह लेंगे, उसमें भी जो प्लूरल, मतलब जहाँ पर मेजॉरिटी जो जज कह रहे हैं वही बात है, वही कहेंगे, अन्यथा नहीं। The sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of 4 senior-most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges give an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government. यहाँ इन्होंने क्या कहा, सिंपली आप कह सकते हो कि जो तीसरा जज केस था 1993 का, उसमें एक सिस्टम निकल कर आया, और वो सिस्टम था कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम जो है वो निकल कर आया, तो ये कब निकला है? थर्ड जज केस में, याद रखना है आपको, ठीक है। तीसरे जज केस में ये सिस्टम निकल कर आया था। अब ये जो सिस्टम है, इसमें 4 सीनियर मोस्ट जज है वो बैठेंगे, उनका एक पैनल होगा और चीफ जस्टिस होंगे। अब ये जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, ये तय करेंगे कि किस पर्सन को अगला जज बनना है, किस पर्सन को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर कोई भी जब वो सलाह लेते हैं, तो अगर सपोज करो इसमें से अगर किसी भी 2 जजों ने मना कर दिया, तो वो जो सलाह है वो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को नहीं देंगे। तो देंगे कब? कि जब 3-1 का रहता हो तब, यानी कि इसके फेवर में 3 जो जज है कम से कम इसके फेवर में हो, तभी जो सलाह जो है वो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को देंगे, अन्यथा नहीं। The court held that the recommendation made by the Chief Justice of India without implying the norms and the requirement of the consultation process are not binding on the government. Next है 99 Constitutional Amendment Act 2014 and the National Judicial Appointment Commission Act 2014 have replaced the collegium system of appointing judge to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judicial Appointment Commission. यानी कि अब तक यहाँ देखें तो सरकार को भी ये लग रहा था कि भाई जो जज हैं वो जज केवल केवल क्या है कि इनको अगर नियुक्त करना है तो किसी बाहरी पर्सन को, या बाहर किसी ऐसे पर्सन को लगता है कि पार्लियामेंट में अगर देखें तो कोई एक पर्सन उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन पीछे है, पर ये एक एबल है, मतलब एक योग्य है जज बनने के लिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के परमिशन नहीं देंगे प्रेसिडेंट को, या वो नेम को रिकमेंड नहीं करेंगे, तब तक प्रेसिडेंट किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इस सिस्टम को, कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एक सरकार ने 2014 में एनजेसी जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक नई बॉडी बनाई थी, और इसमें एक संशोधन किया गया था। कब? 99वां संशोधन। अब ये जो बॉडी है वो डिसाइड करेगी किसे कौन जो जज है वो बनाया जाए। लेकिन फिर अगेन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था दोनों ही अमेंडमेंट को भी और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट को कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक वॉइड है, यानी कि यहाँ सीधा सीधा एक संकेत दे दिया पार्लियामेंट को कि आपको जो फील्ड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, आप वहीं तक सीमित रहें, दूसरे एरिया में एंटर करने की कोशिश ना करें। यानी कि जुडिशरी को जो काम दिया गया है कि भाई वो एक अपना क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को चेक करें, ठीक है, उसको देखें, और पार्लियामेंट को क्या काम दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। तो उन्होंने कि जो भी अपना काम दिया है संविधान ने वो अपने फील्ड में रहकर करें, दूसरे के फील्ड में ना घुसे, ऐसा एक हवाला देते हुए इन दोनों को, एक्ट को भी और कमीशन को, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द अर्लियर कोलिजियम सिस्टम बिकम ऑपरेटिव अगेन, और फिर अगेन दोबारा से पहले जो कोलिजियम सिस्टम बना था तीसरे जज केस में वो दोबारा से लागू हो जाता है। दिस वर्डिक्ट was delivered by the Supreme Court in the fourth judge case 2015 में, and the court opined that the new system NJC would affect the independence of the judiciary। और यहाँ पर क्या हवाला दिया था कि जो NJC कमीशन है वो एक जुडिशरी की निष्पक्षता है, इस पर प्रभाव डालती है, इसीलिए ये क्या है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब चीफ जस्टिस को अपॉइंट कैसे किया जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस 1950, यानी जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब से 1973 तक एक प्रैक्टिस थी कि सीनियर मोस्ट जज होता है, यानी कि सबसे सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही पर्सन को चीफ जस्टिस बनाया जाता। लेकिन ये जो कन्वेंशन थी, ये जो रीति थी, एक प्रैक्टिस थी, इसका उल्लंघन देखा गया था 1973 में। 1973 में जब A.N. रॉ वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाई सुपरसीडिंग द 3 अदर जजेस, यानी कि जो A.N. रे जो बनाए गए थे चीफ जस्टिस, ये जो है वो चौथे नंबर के चीफ जस्टिस बनने थे। इनसे ऊपर 3 जजेस और थे जो अभी हाल ही फिलहाल में CJI बनते, लेकिन इनको पास करके, बाईपास करके, ये जो चौथे नंबर के थे इन्हें CJI बना दिया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया था?
1973 में। भाई ये जो इम्पोर्टेंट ईयर है क्योंकि इसी साल में केशवानंद भारती केस आया था और ये जो तीनों जज थे इन्होंने सरकार के फेवर में जो है वो अपना जजमेंट नहीं दिया था, इसीलिए इनको हटाकर जो ए एन रॉय थे इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया था। ऐसा ही अगेन किया गया था 1977 में जब एम यू बेग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग द 3 अदर जजेस। दिस डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जज, यानी कि जब ये लगा कोर्ट को कि ये सरकार तो एक अपने फायदे के हिसाब से देख रही है, यानी कि कोई भी जज या सरकार का कोई केस आता है अगर वो सरकार के फेवर में अपना जजमेंट नहीं देता है तो सरकार क्या है कि उसको हटा देती है। हटाती तो नहीं मतलब किसी जो दूसरा पर्सन है उसको एक मतलब एक लालच दे देती है कि आप हमारे पक्ष में जो जजमेंट दिया है तो उसका एक इनाम दिया जाएगा। तो इसी चीज को कम करने के लिए जो कोलिजियन सिस्टम है वो लेकर आया था सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ही चीफ जस्टिस की ऑफिस पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, ओथ एंड सैलरीज। क्वालिफिकेशन भाई क्या होनी चाहिए एक जज बनने के लिए, तो एक पर्सन जिसको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला तो यही है कि पहला भारत का वो नागरिक हो। दूसरा शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल तक। दूसरा ऑप्शन है ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या 10 साल तक वो हाई कोर्ट का वकील रहा हो। या ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की एक नज़र में एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पास एक स्पेशल नॉलेज हो लॉ की, मतलब कानून की अच्छी खासी समझ रखता हो, या वो पर्सन। इससे ये तो क्लियर होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं भी एक मिनिमम जो एज है एक जज को बनने की कहीं भी दी हुई नहीं है। अब इन्हें कौन शपथ दिलाता है, तो एक पर्सन जो भी जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले क्या है कि उसे एक शपथ लेनी पड़ती है, और शपथ दिलवाता कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दिलवाएंगे या कोई अदर पर्सन है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है इसी खास पर्पस के लिए, मतलब शपथ दिलाने के लिए, वो पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता है। अब शपथ में क्या कहते हैं कि देखो वही है कि वो क्या है कि पूरा सच्ची मतलब बिल्कुल फेथ मतलब विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाकर रखेंगे, अपना जो कामकाज है पूरे विश्वास से करेंगे, और अपनी जो जजमेंट है मतलब अपनी ऑफिस है बिना किसी पक्षपात के करेंगे, बिना किसी डर के, और संविधान और कानून को जो है वो बनाकर रखेंगे। तो यही सब चीजें अपनी शपथ में वो कहते हैं। बात करते हैं सैलरीज की और अलायंसेज, क्या क्या अलायंसेज इन्हें दिए जाते हैं। तो सैलरीज है, अलायंसेज हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनकी छुट्टी है, पेंशंस हैं, जजों की जो सुप्रीम कोर्ट के, ये सब कौन निर्धारित करता है, समय समय पर पार्लियामेंट। तो ये जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है, और पार्लियामेंट तय करेगी कितनी सैलरी दी जानी है और क्या क्या सुविधा दी जानी है। लेकिन एक बात है कि दे कैन नॉट बी वेरी टू द डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा किसी अन्य कारणवश उनके जो लाभ हैं उनको कम नहीं किया जाएगा। तो नीचे बताई गई है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी सैलरी 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख 2,80,000 पर मंथ कर दी, और जजों की जो सैलरी है वो 90,000 से लेकर 2.5 लाख कर दी। कितनी बड़ी ग्रोथ की गई है भाई। इनके अलावा भी बात करें तो उनको फ्री एकोमोडेशन, रहन-सहन के लिए चीज़ें दी जाती हैं, जैसे फैसिलिटीज़ है, मेडिकल की सुविधाएँ हैं, कार दी जाती है, टेलीफ़ोन की सुविधाएँ हैं, इत्यादि चीज़ें जो है वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दी जाती है। अब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और जज आर एंटाइटल्ड 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द मंथ, यानी कि जिस मंथ में वो रिटायर हुए हैं उस मंथ की सैलरी है उसका 50% उन्हें पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ये उन्हें पेंशन वगैरह दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टेन्योर, कितने समय का उनका कार्यकाल होता है और कौन उनको हटा सकता है। तो टेन्योर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस चीज को फिक्स नहीं किया गया है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कितने साल तक बने रहेंगे, लेकिन इसके संबंध में 3 प्रोविजंस हैं। पहला है कि ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65, यानी कि जब तक वो 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। अब क्वेश्चन अगर उठता है उनकी एज को लेकर, तो ये जो तय किया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाएगा कि कितनी एज होनी चाहिए। दूसरा, ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर जब कभी भी कोई भी जज चाहे कि उन्हें अपने पद से उन्हें रिजाइन देना है तो वो एक लिखकर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर। तीसरा है उनको अपने पद से हटाया जा सकता है, और किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा।
नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी कब हटाएंगे, जब पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट से कि इस जज को हटाया जाए तभी। अब जज को हटाना केवल ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने कह दिया और प्रेसिडेंट ने हटा दिया, इसके पीछे भी एक अलग प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस है, जैसे किसी भी एक जज को हटाना है, तो एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट को, उसको हटाया जाएगा केवल केवल एक ऑर्डर से, प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट एक ऑर्डर लेकर आएंगे, उसी से उनको हटाया जाएगा। प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल। यानी कि प्रेसिडेंट के पास एक ऑर्डर आता है, पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन या उनको इम्पीचमेंट जो मोशन होता है वो पास किया, लेकिन शर्त ये है कि जिस सेशन में, जिस सत्र में उसको हटाने के लिए जो मोशन पार्लियामेंट लेकर आई है, वो उसी सत्र में उसे पास करना होगा, तो हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लेकर विंटर सीजन में आए हैं और फिर उसको पास कर रहा है समर सीजन में, ऐसा नहीं है। अगर विंटर सीजन में अगर इम्पीचमेंट मोशन लेकर आए तो इसी में ही उन्हें पास करना होगा, तभी वो जज है उसको हटाया जा सकता है। The address must be supported by a special majority of each house of parliament, that is the majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting। यानी कि वो एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। ग्राउंड बताए गए यहाँ पर, दो ग्राउंड हैं, एक तो मिसबिहेवियर, एक इनकैपेसिटी। यानी कि इन दो ग्राउंड पर ही जज को हटाया जा सकता है, कि या तो एक ऐसा जज जो एक मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, या वो एक इनकेपेबल है, मतलब एक अपना जो पद की क्षमता के लायक वो नहीं है। इन दो ग्राउंड पे ही उस जज को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यानी कि जज इंक्वायरी जो एक्ट आया है 1968 का, वो रेगुलेट करता है कि कैसे एक जज को सुप्रीम कोर्ट से हटाया जाएगा और किस प्रोसेस के द्वारा, इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। अब देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होती है। तो अब जो मोशन लेकर आया जाता है, क्योंकि मोशन अगर जो उनको हटाने का लेकर आते हैं, अगर लोकसभा के केस में है तो 100 मेंबर्स के द्वारा वो मोशन साइन किया गया हो, और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर जो है वो उसको साइन करा गया हो, और फिर वो अपने हाउस के जो भी प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं उनको दिया जाएगा। यानी कि अगर लोकसभा में मोशन आया है तो वो स्पीकर को दिया जाएगा, राज्यसभा में है वो चेयरमैन को। अब ये स्पीकर के पास एक पावर है कि वो उसको एडमिट कर सकते हैं मोशन को, या उसको मना भी कर सकते हैं। तीसरा, यदि स्पीकर या चेयरमैन उसको एडमिट कर लेते हैं, यानी कि उसको ले लेते हैं, तो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी जो है जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। चौथा है, ये कमेटी में कौन कौन होगा, तो कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस। दूसरा, हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट पर्सन, यानी कि 3 पर्सन होंगे, एक तो चीफ जस्टिस या कोई अन्य जज सुप्रीम कोर्ट का, एक किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक अन्य व्यक्ति जो कानून की एक विशेष समझ रखता हो, वो व्यक्ति होगा, और वो जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उस जज पर, उसकी वो इंक्वायरी करते हैं। यदि वो कमेटी ये पाती है कि भाई गिल्टी है, और गिल्टी किसका, मिसबिहेवियर का या सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, तो द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। यानी कि जो आरोप उस मोशन में लगाए गए थे और जिस उद्देश्य से कमेटी बनाई गई है, और कमेटी बिल्कुल यही पाती है कि जो आरोप लगाए गए बिल्कुल सही है, फिर क्या है कि उस सदन में उस मोशन को आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। छठा पॉइंट है, आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एन एड्रेस इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। यानी कि जब मोशन जो है दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग करके पास कर दिया जाता है और एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है कि अब उस जज को जो है वो हटा दिया जाए। और फाइनली प्रेसिडेंट भी ऐसा ही करते हैं कि उस जज को जो है वो हटा देते हैं, उसको रिमूव करने का एक ऑर्डर है वो पास कर देते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक कोई भी जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इम्पीच जो नहीं किया गया है, मतलब उसे नहीं हटाया गया है। पहला केस जो था इम्पीचमेंट का, वो आया था किसके अगेंस्ट, जस्टिस बी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट का 1991 में, ठीक है। लेकिन जब इंक्वायरी जो कमेटी, उन्होंने भी उसको क्या गिल्टी पाया था, गिल्टी किसका, मिसबिहेवियर का। लेकिन ही कुड नॉट बी रिमूव एज इम्पीचमेंट मोशन वाज डिफीटेड इन द लोकसभा।
लेकिन जो मोशन था वो लोकसभा में पास नहीं हो सका, वो हार गया था। उसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसने वोटिंग से अपने आप को क्या है वो दूर रखा था और जिसकी वजह से वो मोशन पास नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में बताया जाता कि इन्होंने अपने पद से वो रिजाइन ही दे दिया था। नेक्स्ट है एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड जज, यानी कि 3 टाइप के एक्टिंग जज, एडहॉक जज और रिटायर्ड जज। इनमें क्या अंतर होता है और क्या ये प्रैक्टिस कब-कब कर सकते हैं? तो एक्टिंग जज है तो आर्टिकल नंबर 126 यानी कि 126 जो है वो एक्टिंग जज के बारे में बताता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सॉरी, अब प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं एक जज को सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है ना एक्टिंग, यहाँ से इससे क्लियर होता है कि यानी कि कोई पर्सन है नहीं लेकिन उसको इस पद पर बैठाया गया है कि आप चीफ जस्टिस की तरह, चीफ जस्टिस जो है उनकी तरह आप एक्ट करो, इसीलिए एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा जाता है। अब किन केस में? जब ऑफिस है चीफ जस्टिस की खाली हो, दूसरा या चीफ जस्टिस जो है वो एब्सेंट हो, तीसरा ऑप्शन है जब चीफ जस्टिस जो है इंडिया के अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस यानी कि अपने कामकाज करने में असमर्थ हो। तो इन 3 केसेस में जो है वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को कह सकते हैं कि आप चीफ जस्टिस के तौर पर एक्ट करो। नेक्स्ट है एडहॉक जज। एडहॉक जज को बताता है आर्टिकल नंबर 127, 127 एडहॉक जज के बारे में बताता है। एडहॉक जज का मतलब है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ क्वेरम ऑफ द परमानेंट जज टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। यानी कि जो क्वेरम का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ जज होने ही चाहिए तभी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो चालू की जा सकती है। जब कभी भी ये लगता है प्रेसिडेंट को कि एक मिनिमम नंबर नहीं है परमानेंट जज के, तो वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं, उसे एडहॉक जज के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के अंदर कुछ समय के लिए। यानी वो समय क्या होगा कि जब तक ये जो क्वेरम पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए। लेकिन ही कैन डू सो ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न विद द प्रीवियस कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जो चीफ जस्टिस जो होंगे जब वो किसी भी जो चीफ जस्टिस हैं किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज के तौर पर अपॉइंट कर रहे हैं तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और प्रेसिडेंट से वो क्या कंसल्ट लेंगे, तभी जो पर्सन है उस जज को अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस। द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन साथ में शर्त ये भी है कि जो जज जिसको नियुक्त करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, मतलब क्वालिफाइड हो। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइड नहीं है तो उस पर्सन को नहीं अपॉइंट किया जाएगा। while so attending he enjoy all the jurisdiction power privilege discharge of the DGO। यानी कि जब वो कोई भी हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट के जज जब अपॉइंट किया जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए तो इस जज को जो है वो सब सुविधाएं पावर और प्रिविलेज दी जाएंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती हैं। नेक्स्ट है रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज का आर्टिकल नंबर 128 जो है वो रिटायर्ड जज के बारे में बताता है कि at any time the Chief Justice of India can request a retired judge of the Supreme Court or a retired judge of a High Court when he is duly qualified for the appointment judge of the High Court to act as the judge of the Supreme Court for a temporary period। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है, उससे कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आप काम करें, ठीक है। लेकिन ऐसा चीफ जस्टिस कब करेंगे? केवल और केवल पहले प्रेसिडेंट से सलाह ले लेंगे, कंसल्ट परमिशन जो है वो ले लेंगे और उस पर्सन की भी परमिशन जरूरी है जिसको अपॉइंट करने जा रहे हैं। ऐसे जज को अलाउंसेस प्रेसिडेंट में भी डिटरमाइन, लेकिन ऐसे जज को जो भी अलाउंसेस दिए जाएंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट। और वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं उनको जो भी पावर प्रिविलेज दी जाती है वो सब एक रिटायर्ड जज जो प्रैक्टिस करेगा या जिसको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा उन सभी को उसको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक सीट की, सीट क्या होती है, कहाँ पर सीट है और क्या प्रोसीजर रहता है। तो सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि दिल्ली जो है वो एक सीट है सुप्रीम कोर्ट की।
लेकिन ये पावर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकता है कि किसी दूसरी जगह भी एक सुप्रीम कोर्ट की सीट को, यानी कि ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट सॉरी चीफ जस्टिस के पास है, लेकिन चीफ जस्टिस अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं कि भाई दिल्ली के अलावा, दिल्ली के बजाय, कि उन्हें पता लगे कि भाई चलो बनारस में सुप्रीम कोर्ट को या उसकी बेंच वहां लगाना है, ठीक है, उसकी सीट बनारस में लगानी है, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि उन्हें पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रोविजन जो है केवल केवल ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई अदर कोर्ट कैन नो अदर कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन आइदर टू द प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज दी, यानी कि अन्य कोई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट से या चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट से ये नहीं कह सकता कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है दिल्ली को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर बनाई जाए। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट कैसे प्रोसेस करता है, कैसे कार्रवाई जो है वो चालू की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में कैसे दिनचर्या होगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, क्या उसके नियम वगैरह होंगे, तो ये सब किससे, प्रेसिडेंट के अप्रूवल, प्रेसिडेंट से वो परमिशन लेता है, मतलब बनाता कोर्ट ही है, लेकिन उसका जो फाइनल अप्रूवल किससे लिया जाता है, प्रेसिडेंट से। The constitutional cases or references made by the President under Article 143 are decided by the bench consisting of at least 5 judges, यानी कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में 5 बेंच, 5 जजों की, यानी कि कोई भी एक ऐसा केस है जो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह ली, और सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 143 के अंडर। तो ये कहना है कि यदि प्रेसिडेंट ने कोई सलाह ली है और वो सलाह किस पर है, किसी संवैधानिक कानून पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस पर है, तो जज जो होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, चीफ जस्टिस जो हैं, वो एक बेंच बनाएंगे, और वो कितने जजों की होगी, 5 बेंचों की, 5 जजों की एक बेंच होगी। वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल केस पे जो भी सुझाव मांगा है प्रेसिडेंट ने, वो उस पर जब ही देंगे जब ये 5 जजों के साथ मिलकर उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। एंड ऑल अदर केसेस आर डिसाइडेड बाय द सिंगल जज एंड डिविजनल बेंच। The judgment are delivered by the open court. All the judgments and are by the majority vote, but in it differing then the judge can dissenting judgment। यानी कि यहाँ क्या है कि देखो, ओपन कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई खुले में बैठ के मुनाजात, खुले का मतलब ये है कि एक कोर्ट, एक रूम होगा, उस रूम में सभी पार्टीज वगैरह होंगे, जो एक अपोजिट वाली, एक फेवर वाली पार्टी है, दोनों पार्टी हैं, और भी इन्हीं के सामने जो है वो एक जजमेंट वगैरह, जो भी सुनवाई, हियरिंग्स वगैरह वो की जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब है ओपन केस का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक देश का एक सबसे उच्च न्यायालय है, मतलब एक सबसे, इसके आगे कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। तो ऐसे कोर्ट अगर अपना जो एक जजमेंट देता है, तो एक न्याय तभी मतलब एक रखा जा सकता है बना के, जब ये बिल्कुल एक निष्पक्ष होता है, मतलब बिना किसी दबाव के ये काम करे। तो इसकी जो निष्पक्षता के लिए क्या है, कुछ जो फंक्शंस हैं बताते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तरीके से काम कर सके, इसीलिए कुछ प्रोविजंस हैं बनाए गए हैं। अब वो प्रोविजंस क्या है कि देखो, एक तो पहला प्रोविजन क्या है, जो जजों की जो नियुक्ति होती है वो बिल्कुल क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अलग है, कि इनको अपॉइंट तो किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट का मतलब क्या, कैबिनेट के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी। लेकिन कब किया जाएगा, जब जुडिशरी के मेंबर से ही कंसल्ट करनी है, मतलब जो जजेस होते हैं वही तो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को इस पर्सन को अपॉइंट किया है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव की जो अपनी डिस्क्रिप्शन रहती थी, उसको बिल्कुल हल्ला हटा दिया है। दूसरा है, इनको एक सिक्योरिटी रहती है टेन्योर की, मतलब उनको ऐसे हटाया नहीं जा सकता है। ये देखी थी 65 साल तक, या उनको हटाया जाएगा तो किसके द्वारा, इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से किया, सिंपल मोशन के द्वारा पास करा के उनको हटा दिया। तो यानी एक सिक्योरिटी है। दूसरा, एक फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस हैं। सर कंडीशंस कैसी हैं, जैसे सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड किए जाते हैं समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट उनमें चेंज कर दे, लेकिन उनको चेंज कभी कब जब किया जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ही, अन्यथा उनकी जो कंडीशंस हैं उनको, वो बिल्कुल सेम जब तक वो अपने पद पर रहते हैं वो सभी लागू रहती हैं। चौथा है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जो भी इनके खर्च दिए जाते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं और चार्ज किए जाते हैं, यानी कि ये तो देने ही देने हैं, इस पर कोई, और ये पार्ट एक ऐसा फंड है
कंसोलिडेटेड फंड का एक ऐसा पार्ट है जिस पर कोई भी वोटिंग वगैरह नहीं होती है कि ऐसी कोई वोटिंग वगैरह कर दिया या उससे उनके जो खर्चे हैं, उनकी सैलरी से उनको कम किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। 5वां है कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कसेस, यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है, पार्लियामेंट किसी भी तरीके से जजों का जो भी कंडक्ट है, ना ही तो पार्लियामेंट में और ना ही राज्य की जो विधानसभा है वहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी उनका बिहेवियर है या उनकी जो ड्यूटी वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो उनके जो भी बिहेवियर को लेकर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। चौथा है बैन और प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि कोई भी जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो किसी भी दूसरी कोर्ट में फ्यूचर में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि पावर टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट, यदि कोई भी पर्सन न्यायालय की अवमानना करता है तो ये कोर्ट के पास पावर है कि वो उस बॉडी को, उस पर्सन को क्या है पनिश कर सकता है। और ये जरूरी है, तभी तो एक कोर्ट की एक जो एक सम्मान है तभी तो बना पाएगा, नहीं तो क्या कि जो मर्जी आए, जिस पार्टी के अगेंस्ट में उन्होंने अपने एक जजमेंट दिया है, वो वही बाहर जाकर मीडिया के सामने कहेगी, वो उनकी आलोचना करेगी। तो इसको बनाए रखने के लिए उसकी पावर दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति कानून न्यायालय की अवमानना करता है तो न्यायालय जैसा समझे, उचित समझे, वो उसे दंडित कर सकता है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, यानी कि चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं, वो अपने जो ऑफिसर्स होते हैं, सर्वेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते हैं। इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेन, मतलब क्या है कि पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को कम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट क्या है कि हमारे गारंटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है 10th पॉइंट है सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव से इसको बिल्कुल अलग करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस, यानी कि न्यायिक लोक सेवा के लिए जो एग्जीक्यूटिव है उसको बिल्कुल अलग रखा गया है न्यायालय से, जुडिशरी से। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि विधायिका जो है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, उसको अगर पावर है तो वो एक अपने एरिया उसे दिया गया है, वो वहां तक सीमित है। जुडिशरी की पावर एक अपने एरिया तक सीमित है, यानी कि दोनों को अपने अलग अलग फील्ड में रखा गया है ताकि कोई किसी के फील्ड में घुसने की एक कोशिश वगैरह ना करे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि हमारा जो कोर्ट है वो कैसे एक निष्पक्ष और इंडिपेंडेंस बिल्कुल स्वतंत्र है और अपना स्वतंत्र है, तभी तो एक सही तरीके से अपना काम कर पा रहा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को लाइक करो और भाई शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।